नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में यूँ तो महिलाओं के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और जहाँ तक शिक्षा जगत की बात है वहाँ भी और नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन राजनीति में बार बार जो निर्धारित आरक्षण है 33% की हम बात करते हैं, लेकिन शायद ही कोई पार्टी ऐसी है जिसने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में या फिर किसी अन्य चुनाव में 33% आरक्षण का कोटा पूरा किया हो। यह पीड़ा प्राय हर महिला की है जो राजनीति से जुड़ी है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की सदस्य रही चौधरी रश्मि चौधरी जी। रश्मि चौधरी जी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती हैं और मौजूदा समय में आप महानगर रुड़की की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, साथ साथ किसान कांग्रेस की भी प्रदेश पदाधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सोशल वर्कर हैं और मोस्ट एक्टिव लेडी के रूप में आपकी पहचान है। रश्मि चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूछना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर 33% आरक्षण की बात प्रतिबद्धता दर्शाई जाती है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, तो राजनीति में क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, आपको मैं बहुत क्लियर बताती हूँ कि महिला विंग जो होती है, महिला विंग पूरा घर से लेके, पूरा राजनीति से लेके, बच्चों से लेके हर फील्ड में मतलब कि उनकी अहम भूमिकाएं होती हैं। बट मैंने राजनीति में ये चीज़ देखी है एज ए सोशल वर्कर, एज ए कांग्रेस बिलोंग कैंडिडेट, कि राजनीति में कहीं ना कहीं महिलाओं की उपेक्षाएं की जाती हैं। और जो महिलाओं की उपेक्षाएं होती हैं उससे क्या होता है कि संगठन पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जो महिला संगठन होता है तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होके और दूरियां तय करना शुरू कर देता है। तो ये तो जो शीर्ष नेता हैं हमारे और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर या समाज की सेवा करने के लिए या देश की सेवा के लिए जो महिलाएं निकलती हैं, उनके बारे में तो उनको विचार करना चाहिए। मैं तो एक हार्ड वर्कर हूँ और हार्ड वर्कर के रूप में मैं कांग्रेस का काम करती हूँ। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ और वहाँ पर महिला सीट थी और महिला सीट वो चुनाव जीत गई, इसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, महिला सीट थी, महिला जीत गई, जिला पंचायत चुनाव हुआ, महिला सीट थी, महिला जीत गई, और फिर वो उस पर जो काम करने वाले हैं वो उनके पतिदेव सामने आ गए। आज भी नगर निगम में भी बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग हैं कि वो फला पार्षद पति। तो ये जो यानी कुर्सी महिला की और अधिकार पुरुष का, ये भी एक विसंगति है। हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब महिलाओं के जो अधिकार हैं तो मैं ये गुजारिश करूँगी सरकारों से कि उन्हीं महिलाओं को टिकट दिया जाए जो महिला वेल एजुकेटेड हों, जो उस काम को संभाल सकें। जब महिलाएं अनपढ़ होती हैं और उनको मालूम ABCD नहीं होता है और वो जीत जाती हैं, धन बल के बेस पे जीत जाते हैं कुछ लोग अलग अपने चेहरे के बेस पे जीत जाते हैं, कुछ लोग बहुत ईमानदार के बेस पे जीत जाते हैं, बट अनएजुकेटेड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पति काम करता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए एजुकेशन निश्चित करनी चाहिए कि यदि आप प्रधान की यदि इलेक्शन है तो आपकी ये एजुकेशन होगी, आप विधानसभा चुनाव लड़े तो आपका ये एजुकेशन होगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। प्रधान का क्षेत्र जो होता है वो गाँव तक सीमित होता है। अच्छा, मेयर का जो होता है वो एक दायरे तक होता है, और जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो एक फैलावा चुनाव होता है, जिसमें कि समाज की जो आवाज़ है, समाज की जो परेशानियां हैं, समाज का जो भी विघटन है, उसको आप विधानसभा में उठाने के लिए तो कैपेबल आदमी होना चाहिए, कैपेबल लेडी को टिकट देना चाहिए जो वेल एजुकेटेड हो और समाज के लिए कुछ करने की अभिलाषा हो। आप ये नहीं मानती कि जो जिस महिला को टिकट मिल गया, जो महिला ऊंची कुर्सी पर बैठ गई, तो वो बाकी महिलाओं को भूल जाती है और महिलाएं महिला की दुश्मन बन गई हैं। आप देखें, चाहे घर में देख लीजिए, दहेज के सबसे ज़्यादा मामले महिला ही महिला को उत्पीड़न करती है। इसी तरह से इस देश के अंदर आप देखें ना कि जो एक बार ऊंची कुर्सी पर चले गए
इस देश में राष्ट्रपति भी महिला रही है, इस देश में लोकसभा अध्यक्ष भी महिला रही है, करेक्ट। इस देश में बड़े बड़े ओहदों पर महिलाएं हैं, और राजनीतिक पार्टियों में तो आज कांग्रेस की पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी जी महिला जी, हैं। जी। तो फिर महिलाओं को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा, मैं ये पूछना चाहता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, इंदिरा जी मेरी आइडल रही। इंदिरा जी ने पूरे भारत को संभाला। उनके बारे में आप कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते कि उन्होंने कहीं पे भी महिलाओं के विरोध में या महिलाओं के लिए कहीं पे भी कटाक्ष किया हो या महिलाओं का कहीं भी हक काटा हो। जहाँ तक विवाद की बात होती है, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि महिलाएं आपस में एक दूसरे का वो करती हैं, वहाँ पे भी एजुकेशन फैक्टर होता है, वहाँ पे भी बैकग्राउंड फैक्टर होता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता होती है, वहीं पे ही झगड़े विवाद और आपस में एक दूसरे के प्रति जेलस भावना कि वो आगे ना निकल जाए, वो ऐसे ना हो जाए। बट जो अच्छे परिवार होते हैं और जिनकी सोच अच्छी होती है, जो ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं और वो जो समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने धारणाएं बना के आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनके अंदर ये भावना नहीं होती। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की जो उत्तराखंड में जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है वो स्वयं महिला है, इंदिरा हृदय जी, तो वो अपनी अन्य महिलाओं के लिए ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इंदिरा हृदय जी हमारी बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही माननीय हमारी प्रतिपक्ष नेता हैं और वो मिनिस्टर भी रही हैं और वो अपने आप में बहुत मैं बोलूँगी कि बहुत बड़ी सोच की महिला हैं वो, और मैं समझती हूँ कि महिलाओं की लड़ाई वो 100% लड़ती होंगी। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो कहाँ 33% कहाँ, वो 10% भी नहीं हो पाता। तो आप बताइए ना, कहाँ लड़ती होंगी, कौन लड़ता होगा। मेरी बात सुनिए, वो शीर्ष नेताओं की गड़बड़ी है। जिस समय आप सत्ता में आते तो शीर्ष हैं, में तो सोनिया गांधी जी बैठी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अगर वो भी नहीं टिकट दे पा रही तो कोटा दोषी कौन है। मेरी बात सुनिए, उसमें जो है, जो जैसे कि मैं उत्तराखंड स्टेट में रहती हूँ, तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस आवाज को उठाना चाहिए और इस आवाज को पूरी पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। रश्मि जी, जब महिला ही आवाज नहीं उठा पा रही है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी, दोनों महिलाएं हैं, तो जब वो नहीं आवाज उठा पा रही हैं और आप कहने की प्रीतम सिंह जी आवाज उठाए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने हमेशा जो 33% की आप बात कर रहे हैं, ये हमारी कांग्रेस का किया हुआ है जी। और इंदिरा हृदय जी की जहां तक बात कर रहे हैं, वो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हितों की और महिलाओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती हैं। और मैं समझती हूँ अब की बार इंदिरा हृदय जी पूरी लड़ाई भी लड़ेंगी। 33% कानून पास होने के बाद भी उनका अधिकार महिलाओं का क्यों नहीं मिल पाया, मैं पूछना चाहता हूँ। आप तो महिला आयोग के सदस्य रही हैं। हाँ, मैं ये देखिए, ये ऊपर के जो नेता होते हैं और जो बीच में बैठे हुए कुछ लोग होते हैं, वो लोग जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रधान बनते हैं और प्रधानपति बन जाते हैं, तो वही वाला फैक्टर होता है कि कहीं हम महिलाओं को टिकट ना देके फिर उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली हावी ना हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि ये भी फैक्टर हो, बट ये फैक्टर होना नहीं चाहिए। कैंडिडेट्स को देखना चाहिए, कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड देखना चाहिए, कैंडिडेट्स का क्षेत्र में पता करना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सी महिला कैसी है, और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी गवर्नमेंट कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। और मैं आपको बता रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण भी कोई नहीं हो रहा है यहाँ पर। रेखा आर्य जी इतने बड़े बड़े दावे भरती हैं, अभी महेश नेगी जी का एपिसोड है, उसको भी ये दबाने का काम किया इन लोगों ने। तो महिलाओं की आवाज को दबाने का यदि काम किया जाता है और यदि सपोज हमारे जैसी महिला यदि आती है क्षेत्र के अंदर, तो मैं समझती हूं कि किसी भी महिला की मैं आवाज नहीं दबने दूंगी। महिला आयोग की आप सम्मानित सदस्य रही हैं, तो उस दौरान आपने क्या क्या काम महिलाओं के लिए किए हैं, कृपया बताएंगे हमें क्या? मैं आपको महिला आयोग की जब मैं मेंबर बनी हूं तो उसके बारे में आप, मेरी सरोजनी कैंथुरा मैडम थी उस समय, हमारी प्रेसिडेंट थी हमारी, और इस समय विजय बथवाल दीदी हैं एट ए प्रेजेंट। आप सरोजनी कैंथुरा जी से भी पूछना, और मैं आपको बता रही हूँ मैंने 6,500 घर बसाए हैं अपने कार्यकाल में, और मेरी सारी फाइल्स गई हैं वहां पर। और मैडम ने स्पेशल बोला कि अभी हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, रश्मि आपने बहुत अच्छा संभाला है। किस तरह के मामले आते थे? घरेलू हिंसाओं के आते थे, जैसे लड़कियां घर से भाग जाती थी, कितने हस्बैंड परेशान करते थे, कितनी महिलाएं भी परेशान करती थी पतियों को। अच्छा, वो भी शिकायतें मेरे पास आती थी कि पतियों को ऐसे परेशान किया जा रहा है, ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है। कितनी सास ससुर के मैटर्स आते थे कि सास ससुर इस तरीके से, मतलब कि बेटी के साथ अलग व्यवहार है, बहू के साथ अलग व्यवहार है।
तो मेरे पास हर टाइप का चलिए खैर हम पूछते एपिसोड हैं, आया। आप चूंकि किसान कांग्रेस से भी जुड़ी हैं और अभी मंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, किसानों को समर्थन देने के लिए आप वहां गई थी, तो क्या खामी है इस कानून के अंदर? जो कानून 3 जो कृषि कानून वो पास हुए हैं, क्या आपने वो एक्ट पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो क्या कमी है उसके अंदर? देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी 3 काले कानून बनाए हैं, जो किसान इस तरह कड़कड़ाती ठंड में जो बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं डिफॉल्टर्स है गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं वो ये चाह रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्या वो कानून पढ़े हैं? जी मैंने और पढ़े हैं। तो क्या कमी है उसके तो अंदर? मैं बता रही हूँ कि उसमें ये कमी है कि जो जमीन किसानों की है तो वो सरकार क्यों लेना चाहती है, और सरकार लेके जो उनकी पैदावार है उसको सारा का सारा पैदावार वो एक अलग उद्योगपतियों को सेल आउट होगा और वो अलग गोडाउन में चला जाएगा। एक्ट में जमीन लेने की बात तो नहीं है मैडम, एक्ट में जमीन लेने की बात नहीं है कहीं भी। उसमें केवल जो कृषि संबंधी कानून है उसमें किसानों का और व्यापारियों का जो एग्रीमेंट वगैरह है वो चीजें तो थी, मैंने भी पढ़ा कानून। हाँ जी। लेकिन जमीन लेने वाली तो कहीं बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब किसान का जो जमीन है, मान लो सपोज आपका 5 बीघे जमीन है, मेरा 4 बीघे जमीन है, तो सरकार ये कह रही है कि 5 बीघे 4 बीघे 2 बीघे 6 बीघे उन सबका जमीन लेके हम और एक बड़ा वो करके और फार्मिंग होगी। उसमें तो आप ये बताइए कि किसानों की जमीन को लेकर आप किसान को ही मजदूर बना रहे हैं, उसी की जमीन है उसी में ही वो मजदूरी कर रहे हैं। तो वो यदि मजदूरी ही बनाना है तो उसकी जो खेती है उसको अपनी तरीके से करने दो, अपनी तरीके से यदि चलिए खैर चर्चा चलती रहेगी। आपकी इजाजत तो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रश्मि चौधरी जी, जो बता रही थी महिलाओं के बारे में और महिला को उनका अधिकार देने के लिए आप संघर्ष भी कर रही हैं। तो रश्मि चौधरी जी, आप बताइए कि आप लगातार टिकट मांग रही हैं लेकिन कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं की बात है और मैं तो एक हार्ड वर्कर हूँ और पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, तो उसके तहत मैं काम कर रही हूँ। तो ये तो शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए कि कौन कैंडिडेट कैलिबर है, कौन महिला कैलिबर है, किसको हमको टिकट देना है, किसको हमको पार्टी के लिए जो काम कर रही है, संघर्ष कर रही है, रात दिन जनता के बीच में जा रही है। तो ये तो पार्टी का विषय है सोचने का, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा पार्टी के लिए काम करने का विषय है, वो मैं काम करती हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ। यदि मेरा सर्वे भी कराया जाए तो मैं बहुत ऑनेस्टली वर्क करती हूँ। तो अगर सन 2022 में भी टिकट नहीं मिला तो? देखो, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी इस बार मुझे लगता है कि मेरे बारे में ज़रूर विचार करेगी, क्योंकि आप बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं कि 33% का ये है और महिलाओं को ज़रूर ये होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि हमारी सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी ज़रूर इस बात पे चिंतन मंथन करेंगे। और मान्यवर हमारे हरीश रावत जी, जो एक ऐसे कद्दावर लीडर हैं जिनको पूरा भारतवर्ष मानता है। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि जो ये चुनाव आ रहे हैं 2022 के, वो क्या सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ा जाना चाहिए या फिर एक चेहरे के आधार पर लड़ा जाना चाहिए? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये यदि चेहरे के आधार पे यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत बम्पर वोटों से हमारे उत्तराखंड में स्थापित हो जाएगी। क्योंकि जो चेहरा यदि मान लो ऐसा होगा जो जन जन का प्रिय होगा, तो मैं समझती हूँ कि लोगों में एक संदेश जाएगा। तो चेहरे तो 4 हैं यहाँ पर, हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, इंदिरा हरदेश जी हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं। कौन सा चेहरा? किसी भी चेहरे को पार्टी उतारे, किसी भी चेहरे को पार्टी निश्चित रूप से रश्मि चौधरी जी ने जो कहा है कि किसी भी चेहरे को पार्टी उतारे, लेकिन चेहरा सामने होगा तो लोग निर्णय लेंगे कि 2022 में हमें किसकी सरकार बनानी है और किसके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये सोचने वाली बात है। और जहाँ तक महिला अधिकारों की बात है, तो महिला अधिकारों के लिए जब हमने एक कानून बना दिया तो उसका पालन भी होना चाहिए। रश्मि चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में बताने के लिए। फिर किस से बात करें तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।